नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस की। पिछले 2 दिनों से जो कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी के बाद में हुआ, अब उसको लेकर कुछ कुछ जिसको हम कह सकते हैं कि देश की जनता समझ पा रही है। और जब समझ पा रही है तो अब एक तरीके से सवाल उठना शुरू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की, या हम कहें कि मोदी सरकार के ऊपर, कि कहीं मोदी सरकार गांधी परिवार को बचा तो नहीं रही है और इसके पीछे तर्क क्या है। क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखोगे तो साजिश की जो बू थी वो तो पहले से ही आ रही थी। लगातार जो है वो एक मीडिया वर्ग यह बात कर रहा था कि बहुत जल्द गांधी परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही था कि क्या वाकई में गांधी परिवार को जेल में डाला जा सकता है। अब जब हम ये कहते हैं कि साजिश की बू, तो ये साजिश की बू किस तरीके की थी? तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी बुद्धू को अगर बचाना हो तो एक कहावत है, बुद्धू को बुद्धू बनकर ही बचाया जा सकता है। जिस तरीके से कहावत होती है कि बेवकूफ को बेवकूफ बनकर ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब यहां पर बुद्धू कौन बना हुआ है? अब जब हम साजिश की बात करते हैं तो आखिर इस तरीके के अब जो है केंद्र सरकार और खुद न्यायिक व्यवस्था जो है वो कटघरे में खड़े क्यों दिखाई देती है? कारण नंबर 1, आपने देखा जब बिहार में चुनाव थे तो उस वक्त लैंड फॉर जॉब्स में सुनवाई चल रही थी और उसी सुनवाई को लेकर एनडीए ने मुद्दा भी बनाया। लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर हमलावर भी हुए। लेकिन जो तेजी ईडी और सीबीआई उस बिहार चुनाव से पहले कोर्ट में दिखा रही थी, आखिर अब वही ईडी और सीबीआई की चाल धीरे क्यों पड़ गई है? क्यों एक के बाद एक बार जो है वो सुनवाई टाली जा रही है? 11 दिसंबर सुनवाई थी लैंड फॉर जॉब्स में, उसको टाल दिया गया। ईडी ने समय मांगा, 15 दिसंबर को समय दिया। ईडी ने फिर समय मांगा, अब 19 दिसंबर का समय दिया गया है। तो आखिर ये देरी के पीछे की वजह क्या है? दूसरा, आप सोचकर देखिए, जब हम साजिश की बात करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 6 महीने होने को आ गए। और 6 महीने पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, सुनवाई पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद में यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद गांधी परिवार को जेल जाना पड़ेगा। सुनवाई टालते गए और अब जब समय आया तो कोर्ट ने उसके ऊपर, चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। अब मामला जो है वो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया, तो इससे पहले कोर्ट किस चीज की सुनवाई कर रहा था? क्या कोर्ट को यह पता नहीं था कि यह एक निजी शिकायत के ऊपर ईडी जो है वो सारी, जिसको कहे कि जांच कर रही है और तथ्य सामने रख रही है, तो उस दिन खारिज क्यों नहीं किया? पहला कारण। अब ऐसी स्थिति में जब हम ये कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपने कहते हुए सुना होगा कि सिस्टम हमारा होगा, तो क्या ये उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्या? क्योंकि राहुल गांधी ठीक उसी समय जब इसके ऊपर फैसला आने वाला था वो जर्मनी चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम तय करती है, जबकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसको टाला भी जा सकता था, 5 दिन के बाद भी किया जा सकता था। तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि फैसला गांधी परिवार के खिलाफ जाएगा? क्योंकि सीधे तौर पर यह ओपन और शट केस था। तो राहुल गांधी उससे पहले ही जर्मनी निकल गए और इसके ऊपर किसी ने जो है वो विचार भी नहीं किया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष होते हुए राहुल गांधी ने संसद सदन छोड़कर जर्मनी का जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रोग्राम था उसमें जाना क्यों तय किया, जबकि शीतकालीन सत्र तो 1 से 1.5 महीने पहले ही जो है वो फाइनल हो जाता है।
तो इसका मतलब साफ था कि अगर फैसला अगेंस्ट जाता है गांधी परिवार के, तो शायद राहुल गांधी जर्मनी से वापस नहीं लौटेंगे या देरी करेंगे। तो इससे साफ तौर से समझ में आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो फिर इसका असर क्या हुआ? इसका असर वही हुआ कि 2013 में ही वापस यह जांच प्रक्रिया पहुंच गई। तो अब सवाल यह है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों को, जिन वकीलों को ईडी या जो ईडी और सीबीआई ने जिन वकीलों को नियुक्त किया, क्या उनको जानकारी नहीं थी कानून की कि निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर जांच नहीं की जा सकती? तो फिर यह जांच किसके कहने पर चल रही थी? तो अगर हम यह कहते हैं कि ओपन सट केस था, तो 1937 से एजेएल की शुरुआत हुई और इसका काम था अखबार प्रकाशित करना, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एक तरीके से शेयर था उनका, वो उनके हिस्सेदार थे। लेकिन फिर इसके बाद 2010 के बाद जो हुआ घटनाक्रम, एजेएल को घाटे में दिखाया गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोन दिया गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसके बाद एजेएल के ऊपर कब्जा कर लिया। अब यह तो था यहां तक मामला, लेकिन जिस तरीके से 2018 से 2021 तक कुछ अनियमितता ही पाएगी, फिर चाहे वो डोनेशन लेना हो, चाहे किराया लेना हो, या फिर विज्ञापन प्रकाशन से पैसा इकट्ठा करना हो, तो ईडी ने सारे तथ्य, साक्ष्य और सबूत जो है वो रखे। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए कि इसी के ऊपर, इसी जांच के ऊपर ऑलरेडी गांधी परिवार ने जमानत ले रखी है। तो एक तरीके से जो घालमेल है वो नीचे से ऊपर तक सारा आपको समझ में आएगा। तो पहला, जब हम साजिश की बात करते हैं, तो साजिश जिसमें इशारा जो है वो साफ तौर से है उस इकोसिस्टम की तरफ से, जिस इकोसिस्टम के अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। आज भी जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायालय में जजों के, न्यायाधीशों के हाथ बंधे हुए हैं बार एसोसिएशन के सामने। क्यों? क्योंकि अगर किसी वकील के खिलाफ कोई भी न्यायाधीश का फैसला जाता हुआ दिखाई देता है तो बार एसोसिएशन हड़ताल कर देता है और मजबूरन न्यायाधीशों को वकीलों की बात माननी पड़ती है। तो बार एसोसिएशन का कोड क्या कहता है? बार एसोसिएशन का कोड यह कहता है कि किसी भी सैलरी स्लिप वाले व्यक्ति को वकालत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो सवाल यह उठता है कि एक पार्टी की तरफ से जो सांसद रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद निधि से या हम कहें कि उस कोटे से सैलरी लेते हैं, आखिर वो किस हैसियत से वकालत कर सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल? और क्या गारंटी है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के हक की बात करेंगे? तो यहां पर एक ये जो है वो बड़ी साजिश जिसकी तरफ ये इशारा होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साजिश, जिस व्यक्ति के ऊपर ये सारा दारोमदार था हर टिप्पणी के लिए, और इस टिप्पणी के सहारे एक तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा। मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा देने का दावा करता है। आपको पता ही होगा 98-99 का वो घटनाक्रम, किस तरीके से जयललिता का साथ लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा, लेकिन उसके बाद से लगभग अगर आप देखोगे तो पिछले 5 और 6 साल से नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार को बचाने के आरोप लगाते थे। अब आज की सूरत में, आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो अचानक से मोदी पर हमला बोलने वाले इसी केस को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी चुप क्यों हो गए? तो आप सोचकर देखिए, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल सिब्बल का द वायर के ऊपर, कपिल सिब्बल एंकर थे और सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त उनके गेस्ट थे, और दोनों ने एक शो भी तैयार किया था। और वहीं से इसका जो है वो शुरुआत हो चुकी थी कि अब शायद जो है वो दोस्ती हो चुकी है,
क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर मानहानि का केस था और उसके ऊपर वकील अपॉइंट किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने कपिल सिब्बल को। अब इस केस में जब अक्टूबर की शुरुआत हुई और दिल्ली की आपराधिक शाखा ने, दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने जब एफआईआर जो है वो दर्ज की नेशनल हेराल्ड केस में, तो उसके बाद में आकलन यही कह रहा था और इशारा भी इसी तरफ था कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो पलट नहीं जाए, इसलिए सरकार ने एक और पैरेलल एफआईआर दर्ज की है ताकि अगर सुब्रमण्यम स्वामी अपना केस वापस भी ले ले तो इस केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। तो यहां पर दूसरा अगर कोई एक्सपोज होता है तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी, और फिर तीसरा आता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से अगर आप देखोगे तो वो समझ चुकी है कि जब जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के ओपोनेंट होंगे तब तब भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव को आप छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है वो रिपीट नहीं कर पाती, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जो है वो रिपीट कर जाती है और सारा क्रेडिट दिया जाता है राहुल गांधी को। तो जहां कांग्रेस पार्टी खुद ये मानती है कि राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो धरातल से जुड़े हुए नहीं होते, वो जबरदस्ती थोपे हुए मुद्दे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद इसी के सहारे मुकाबला जब जब नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगा तब तब भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। ताजा उदाहरण बिहार के विधानसभा चुनाव का। बिहार के विधानसभा चुनाव में जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में फाइट दिख रही थी, तो अचानक से राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है और यात्रा होती है वोटर अधिकार यात्रा। किसी तरीके का सरकार का कोई विरोध नहीं, किसी को रोकने की कोई साजिश नहीं। राहुल गांधी के ऐसे आरोपों के बावजूद राहुल गांधी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार का चुनाव जो नीतीश कुमार वर्सेज तेजस्वी यादव था वो अचानक से राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी हो गया, और जब जब ऐसा मुकाबला होता है आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एज मिलता है। तो इसमें पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखोगे तो जो भी कोई वकील था या जो भी कोई एजेंसी थी जिसने आपराधिक, जो दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा जिसमें एफआईआर दर्ज करवाई, तो क्या उनको पहले से पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आने वाली है, तो ये एफआईआर पहले क्यों नहीं की गई? तो इसलिए राहुल गांधी की और गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति को लेकर संदेह का एक हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी खड़ा होता है कि जब चुनाव आएगा तो इस मुद्दे को जीवित कैसे रखना है, इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना है। क्योंकि गांधी परिवार को अगर सजा हो जाएगी तो हो सकता है एक सिंपैथी वोटर जो है वो उसकी तरफ चला जाए और फिर मुद्दा जो है वो सब ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मुद्दे को जीवित रखने के लिए ये सारा जो है वो खेल खेला जा रहा हो और गांधी परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ये साफ तौर से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस साजिश की जो बू आती है उसको हम टाल भी नहीं सकते, उसको हमें देखना भी जरूरी है। और सच्चाई क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां बनी हुई दिखाई देती है। और फिर जब हम न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं तो न्यायालय उसके ऊपर समय समय पर जो है वो सवाल उठते आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारे फैसलों में, आप अरविंद केजरीवाल के फैसले में देख लीजिए, न्यायालय को अचानक से जो है वो जमानत और जेल, तो जेल जो है वो अपवाद है और जमानत नियम है, उसकी याद आ जाती है। लेकिन उसी न्यायिक व्यवस्था में हजारों लोग जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से जेल में जमानत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके जो केस चल रहे हैं उनके ऊपर सुनवाई नहीं होती। और ऐसे ही जो है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास परिवार इससे प्रभावित है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, उसको कोई चीज दिखाई नहीं देती। और जब यहां पर मामला जो है वो राजनेताओं से जुड़ा हुआ आता है तो आप देखिए नई जो है वो टिप्पणी कर दी जाती है, एक नई परिभाषा दे दी जाती है। और जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है कि ईडी के पास में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद है, तो बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है और सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देता है।
तो यह है हमारे कानून व्यवस्था। तो एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिर एक ही चीज समझ में आती है, तू भी गोल मैं भी गोल और सारी दुनिया जो है वो गोल मटोल। एक तरीके से देश की जनता को बेवकूफ बनाना और वोट बैंक के लिए किस मुद्दे को जीवित रखना है और किस मुद्दे को खत्म करना है, कब जांच प्रक्रिया तेज होगी और कब धीमे होगी, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो इसी राजनीति का हिस्सा है। और इससे भारतीय जनता पार्टी अछूती है ऐसा जो है वो हम कह भी नहीं सकते और ऐसा दिखाई देता भी नहीं है। तो अब 2013 में हम वापस लौट चुके हैं और अब कितना समय लगेगा जब दोबारा से, क्योंकि न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि ईडी जांच जारी रख सकती है। किस आधार पर? आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ईडी जांच जारी क्यों रखेगी? तो आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि 2029 में एक बार फिर जो है वो इसी तरीके का मुद्दा देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।